हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम अपनी आर्ट्स एंड कल्चर की नेक्स्ट क्लास फिर से पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी जहाँ पे मौर्य काल स्टार्ट होने वाला था, तो वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। मौर्य काल की हम संस्कृति को पढ़ेंगे, ठीक है। उसको किस तरह से पढ़ना है वो सेक्शन यहाँ पे बटा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा इसकी बिगनिंग को पढ़ लेते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म। श्रवण परंपरा होती है जो सुनने के आधार पर डिपेंड होती है, जहाँ से सुनकर कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये उस परंपरा का नाम है, ठीक है। तो श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। मतलब अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पढ़ा उसका तरीका था, धार्मिक कर्मकांड थे, क्रियाकलाप थे, वो प्राकृतिक थे। उसके बाद एक वैदिक पीरियड आता है। तो हालांकि उसे बहुत इतिहासकार कहते हैं वो एक इमेजिनरी पीरियड है, लेकिन फिर भी उसके एविडेंसेस भी हैं। लिटरेचर के एविडेंस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें कर्मकांड, यज्ञ वगैरह करना और स्तुति करना, पाठ पढ़ना, उसमें कर्मकांड मूर्ति पूजा पे भी आ चुका था। तो ये उससे आगे का फेज है। तो मौर्य काल स्टार्ट होता है 321 ईसा पूर्व में। तो ये वहाँ से स्टार्ट है ये कला, ठीक है, ये संस्कृति। तो यहाँ पर क्या है, सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित हो चुका है यहाँ पे। अब आगे क्या क्या है, चूंकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। कौन कौन से धर्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये जाति प्रथा और वर्ण प्रथा का भी विरोध कर रहे हैं। वर्ण प्रथा उपजी कहाँ से थी? तो वो ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना है, और उसके मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उसकी जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्र की। इस तरह से कैटेगरी बना के वर्ण व्यवस्था आ गई थी। तो पहले उसमें इतना उत्पीड़न नहीं था शूद्र को लेके। उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्री की दशा में और शूद्रों की दशा में काफ़ी ह्रास हुआ, मतलब उनके साथ उनका शोषण किया जाने लगा, उनके अधिकारों की समाप्ति हो गई। नहीं तो स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार था, उपनयन का अधिकार था, उपनयन क्रिया कराई जाती थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में वो सब समाप्त कर दिए गए। तो ह्रास हो चुका था। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए हैं। तो जब ये दोनों धर्म आए थे, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों धर्म ऐसे टारगेट पे आ गए थे जो बिल्कुल नई शिक्षा, नई एजुकेशन लेके आए थे। तो इनके जो अपने प्रिंसिपल्स थे वो भी काफ़ी डिफरेंट थे, उसे भी हम अभी रीड करेंगे। इनके रूल्स में कहीं भी कर्मकांड नहीं था, मूर्ति पूजा नहीं थी, और जातिगत भेदभाव नहीं था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसलिए उन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व राजाओं पे बना लिया था, तो एक तरह से ऑल इन ऑल ब्राह्मण हो चुके थे, जैसा वो कहते थे राजा करता था। लेकिन जब राजाओं को ये बात अपने जहन में उन्होंने घुसा ली कि हाँ ये वर्चस्व इनका बढ़ रहा है, तब वो इन दोनों रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की, तो हम राज्य के संरक्षण में और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखते हैं। इस प्रकार मौर्य कला को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? दो पार्ट्स में। ये है मौर्य कला, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है दरबारी कला, जहाँ पर इनका महल, इनका आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, और दूसरी लोकप्रिय कला है जिसमें गुफाएं हैं, मृदभांड है और मूर्तियां हैं। और दरबारी कला में क्या है? महल हो गया, स्तंभ और स्तूप, ठीक है। तो इन्हें हम मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको देखते जाएंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ाती हूँ इस क्लास को। मौर्य शासकों ने राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया, ठीक है। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था, क्योंकि उससे पहले अखंड भारत का स्वप्न नहीं था। ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की ही देन है, जब पूरा एक भारत जो है, समग्र भारत या अखंड भारत की एक कल्पना आई और उस पर काम भी हुआ, ठीक है। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्भलहार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया था। ये बिहार में है इनका, ठीक है। राजधानी इनकी मगध थी, तो ये भी बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के हकमेनियन महलों से प्रेरित था। इसे
अकमेनियन या हाखामनी भी कहते हैं, और ये ईरान का साम्राज्य था जिसकी स्थापना की थी साइरस द्वितीय ने। ठीक है, उससे ये इंस्पायर्ड थे क्योंकि हमारे यहाँ पर सिकंदर आने से पहले ईरानी आए थे। तो जो दारा द्वितीय था, इसी हखामनी वंश की अगली कड़ी में साइरस ने तो स्थापना की थी, लेकिन इनसे अगले जो वंशज थे वो दारा द्वितीय और दारा तृतीय थे। तो उस टाइम पे वो लोग यहाँ पर दारा द्वितीय का 20वां राज्य था हम भारत का सिंध। तो यानी वो उस समय तक यहाँ तक आ चुके थे, सिंध तक। तो उनकी संस्कृति थोड़ी थोड़ी ईरान वाली यहाँ पर अडेप्ट की जा चुकी थी। तो जो इनका मौर्य साम्राज्य था ईरान में पर्सेपोलिस से इंस्पायर्ड था। ठीक है, मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी। इनका जो महल है वो लकड़ी से बना हुआ था, उसमें स्टोन का यूज़ बहुत कम है। मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया था। इसने कंपेयर करके ये भी बोला था कि ये सूसा और एक बतना के महलों से भी सुंदर है, यानी मतलब फॉरेन जो महल होते थे उनसे भी सुंदर है। ये यहाँ का तो नहीं था ना मेगास्थनीज, ये भी यूनान का था। फिर जब सिकंदर यहाँ पे हार गया था तो सिकंदर का सेल्यूकस और उसके बाद फिर मेगास्थनीज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आए थे मेगास्थनीज भी। ये है इनका महल, वर्तमान में इसकी ये स्थिति है महल की, मतलब टूट फूट चुका है। क्योंकि उस टाइम पे छतें जो थी, छत बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी योजना नहीं थी छत के लिए, जिससे कि वो इतने साल चल जाए, रुक जाए। तो पत्थर के अलावा और कोई इतना ठोस धातु वगैरह नहीं थी, लकड़ी के थे। तो उनकी छत वगैरह नहीं रुक पाई। देखो आप देख सकते हैं ना, बस मतलब थोड़ा नींव नींव टाइप ही रह गया है। बाकी जो अगर आप देखेंगे केव जो होती है, केव तो ऐसी की ऐसी रहती है, एज इट इज़ रहती है, बहुत टाइम तक चल जाती हैं वो। अजंता की केव्स हैं, एलोरा की हैं, क्योंकि वो पूरा पत्थर से, स्टोन से रहता है। तो आंधी तूफान बारिश कुछ भी है, किसी तरह की आपदाएं हैं, वो उनको चोट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ये लकड़ी का जो है तो ये तो समय के साथ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये कुम्भलहार में है अशोक का महल, जो बिहार में है। अगर इस तरह की साइट आपको देखनी तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुम्भलहार स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है इस पे 3 मंजिला, लेकिन ये 3 मंजिला बना हुआ था। महल की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था। इसका वर्णन मेगास्थनीज ने ही किया है, कितना लंबा चौड़ा ये बना हुआ था, कितना सुंदर था। तभी तो उसने कंपेयर किया था ना फॉरेन महलों से। लेकिन अभी फिलहाल इसे देख के तो नहीं लग रहा है कि वैसा है, पर ये बहुत सुंदर बना हुआ था उस टाइम पे। थोड़ा सा स्तंभ की बात कर लेते हैं। ये भी ईरानी परंपरा से ही इंस्पायर्ड होके स्तंभ और शिलालेख वगैरह बनाने स्टार्ट किए थे मौर्यों ने। ठीक है, अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों के शिलालेख राज्य के प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए। तो जब कहीं राजा कोई प्लेस, कहीं कोई दूसरा राज्य जीतते थे तो वो वर्डिक्ट की तरह उसे लिखवा कर उसे लगवा देते थे अपने महल के बाहर या फिर अपने राज्य की सीमाओं के पास। साथ ही उसने राज्य के उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया। हालांकि ये इसके शासनकाल के प्रारंभ की बात है। बाद में जब ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो उसके बाद ये राजाज्ञाओं को नहीं शिलालेख पर उत्कीर्ण कराते, बल्कि कुछ इस तरह की कोट्स उत्कीर्ण कराते हैं जिनसे कि कोई अच्छी शिक्षा ले सके। तो जैसे एक रिलीजन से रिलेटेड कोई कोट हम उत्कीर्ण कराते हैं, बाद में वैसी उस तरह की इन्होंने उत्कीर्ण करवाई थी। उससे पहले राजाज्ञाएं शिलालेखों पे और स्तंभों पे देखने को मिलती हैं। औसतन 40 फीट ऊंचे ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे। उस टाइम पे स्टोन जो है ये एमपी और यूपी का यूज़ करते थे। लाल बलुआ पत्थर जो है ये इस तरह का पत्थर हर जगह अवेलेबल नहीं था, कुछ ही प्लेसेस पे था। तो ये चुनार का पत्थर है लाल बलुआ। इसके 4 भाग थे। लंबा मुठ आधार का निर्माण करता था, मतलब ये जो ये है ये आधार है। ठीक है, एकाश्म पत्थर है ये। एकाश्म का मतलब है जो बीच में से कहीं से ब्रेक नहीं है, सिर्फ पूरा एक ही पत्थर है, एक ही ऊपर से नीचे तक, बिना टूटा हुआ, बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए जो पत्थर होता है उसे एकाश्म पत्थर कहते हैं। जो कि प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकाश्म प्रस्तर से बना होता है। एक ही खंड का मतलब जिसमें कोई भी छेड़छाड़ टूट फूट नहीं है। इसके सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट रखा जाता था, जैसे कि ये है, ये वाला पार्ट। ये इस तरह से होता था जैसे कमल उल्टा लटका दिया हो या कोई घंटी हो। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे। ये भी मतलब ईरान से इन्होंने ये डिज़ाइन कॉपी किया है, क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे।
ललाट के ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था। ये एबिकस बोलते हैं इसे, ये वाला, ये इसका आधार बनता था। फिर बाद में इस घंटे के ऊपर जो भी जिस तरह का स्टोन रखवाना है, ये आधार है उसका, जिस पर पशु मूर्ति होती थी। देख सकते हैं आप, ये सिंह की मूर्ति है, यहाँ पे आकृति जो है ये सिंह की है। चंपारण में लौर्यनंदनगढ़ स्तंभ और वाराणसी में सारनाथ स्तंभ आदि। ठीक है, अशोक स्तंभ की ये आधारभूत संरचना है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, सब आपको पता ही है, ये अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चौकड़ी भरता हुआ अश्व जो पश्चिम दिशा की तरफ है, वृषभ पूर्व दिशा की तरफ है, हाथी दक्षिण में और सिंह उत्तर दिशा को दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। इनको इस तरह से बनाया गया है जैसे ये एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। वो टाइम पीरियड को डिनोट करने का एक तरीका है। उस टाइम जिन्होंने भी बनाया, नक्काशी कराई है, वास्तुकार, बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। मतलब ये चलायमान स्थिति को दर्शाते हैं। हाथी रानी माया का स्वप्न उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है। जो जो हालांकि जो हाथी है उसको बुद्ध के जन्म से जोड़ा गया है कि उनका जब जन्म हुआ था तो उनको हाथी दिखा था। माया जो देवी उनकी माता थी। बैल वृष राशि चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, जिसे महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था, उस मंथ को दर्शाता है वृष। ठीक है, अश्व कंथक अश्व को निरूपित करता है जिसका बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। जब वो राज्य छोड़ के चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उसको क्या दर्शाता है, अश्व यानी घोड़ा। सिंह ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो सिंह की तरह दहाड़ते हैं चारों दिशाओं की तरफ। इस तरह सोच के ये बनाया गया था। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द, ये अथर्ववेद का पाठ है मुंडक उपनिषद। ठीक है, हर वेद के अपने उपनिषद हैं और आरण्यक हैं और ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये अथर्ववेद का है, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। देवनागरी लिपि शिलालेख के नीचे ये उत्कीर्ण है। लिपि हमारी देवनागरी ही है और ये उसमें सत्यमेव जयते संस्कृत में है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, ये बुद्ध को। इसे बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में बनाया गया था। अब आ जाते हैं स्तूप पे। स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 चीजें हैं जो बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। मतलब बौद्ध धर्म में इन तीनों शब्दों को आपने सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देती हूँ। स्तूप वो ढेर होता है जिसपे इनके अवशेष, मतलब जब इनको जला देते हैं तो उसके अवशेष को एक बर्तन में करके उनको स्टोर करने के लिए उसको स्तूप को बनाते थे। तो उसे माटी का टीला कहते हैं। वैसे बेसिकली स्तूप का अर्थ होता है ढेर या माटी का टीला, और उसके अंदर उन अवशेष को रखते थे जो अंतिम संस्कार के, दाह संस्कार के बाद बचते थे। ठीक है, विहार होता है जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहते हैं, उसको विहार कहते हैं। और चैत्य होता है जो इनका पूजा स्थल है। हालांकि बुद्ध ने हमेशा मूर्ति पूजा की अवहेलना की है, उसका विरोध किया है, लेकिन बाद में आप जानते हैं महायान शाखा ने फिर मूर्ति पूजा भी स्टार्ट कर दी थी। तो एक तरह से जब चैत्य बनाए गए तो कुछ वहाँ पे मेडिटेशन करते थे, लेकिन बाद में हम मूर्ति रख के पूजा करने लगे बाकायदा, जैसे हिंदू धर्म में करते हैं। तो चैत्य होता है पूजा स्थल, विहार होता है निवास स्थान, और स्तूप होता है कोई ढेर जिसमें अवशेष रखे होते हैं। ठीक है, तो ये स्तूप है, ये इसकी शेप है ओवरऑल। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे। यह अंत्येष्टि मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन है। इसमें मृतकों के अवशेष, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और राख को रखा जाता था। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पहले भी वैदिक काल में भी कुछ ऐसे ढेर मिले हैं, लेकिन वो उनका वर्जन इस तरह का नहीं था, उनका मेथड थोड़ा अलग था। उसके राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, मतलब उस टाइम जो था, उस टाइम पूजा विधि जो थी वो कर्म कांड पे और यज्ञ पे आधारित थी। स्तूप मिले थे, लेकिन इस तरह से जैसे बौद्ध काल में इनका प्रचार प्रसार हुआ वैसा वैदिक काल में नहीं हुआ। वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए। क्यों? क्योंकि जब इनके अंत्येष्टि के बाद जो इनके अवशेष थे उनको 9 बर्तन में रखा गया था,
तो 9 बर्तन को अलग अलग 9 जगहों पे रखा गया, इसलिए 9 स्तूप बनाए गए, जिनमें से 8 में उनकी मेधि है और बुद्ध के अवशेष हैं, और जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। पहले इनको एक में रखा गया था, बाद में राजाओं के बीच डिस्प्यूट हो गया था कि हम सबको अलग अलग इनके अवशेष चाहिए, स्तूप बनाने हैं, या हम कोई जिस भी तरह की इनकी पूजा करना चाहे, ऐसा कोई स्थान बनाना है तो हमें इनके अलग अलग अवशेष बांटने हैं। तो वो उस टाइम राजाओं ने बांट लिए थे। तो वो 8 में तो अवशेष था, 9वें में वो बर्तन था जिसमें प्रारंभिक रूप से उनको रखा गया था। स्तूप के विभिन्न भागों में को निर्देशित करने वाला मूलभूत आरेख नीचे दिया गया है। अब आप इस आरेख को देखो। सबसे पहले ये तोरण है, ये मतलब बाउंड्री पे इस तरह बनाकर डिजाइन, और यहाँ पे गेट बनाए ना, ये तोरण है, इसको तोरण कहते हैं, गेट को, ठीक है। और ये इसको गेट को डिनोट कर रहा है, ये जो लंबा सा स्तंभ है। और सबसे मतलब नीचे से स्टार्ट करते हैं। खैर अभी यहाँ पे देखिए, ये 4 तोरण बनाए गए होंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इस तरह से 4 ही होते थे गेट एंट्री करने के लिए। और उसके ऊपर ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इसे कहते हैं पत्थर का बाड़ा, ठीक है। यहाँ से फिर ये जो सीढ़ी दिख रही है, यहाँ से इस पे चढ़ते थे, इन सीढ़ियों पे। और जूम करो थोड़ा, बस इतना ही ऊपर है। हम्म। और ये जो ये वाली बाउंड्री है, ये वाली सीढ़ियों से चढ़ने के बाद यहाँ पे परिक्रमा करते थे, इस पे, इसको कहते थे मेधी, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेधी ये नीचे वाली बाउंड्री है, नहीं, ये वाली बाउंड्री को ही मेधी कहते थे। और यहाँ से इस स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा लगाकर यहाँ पे अंदर एंट्री करते थे, जहाँ पे वो फिर अंदर वो अवशेष वाला जो पार्ट है वो मिलता था, तो वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते थे ये लोग, ठीक है। और सबसे ये वाला जो गुम्बदनुमा ये शेप हो गई, जैसे गुम्बद होता है, स्तूप गुम्बद। और यहाँ पर ये हर्मिका है, जिसके ऊपर ये छत्र लगाया जाता था, छत्र देख सकते हैं आप, ये वाला, ये हर्मिका के ऊपर ही लगाया जाता था। और इस डंडी को कहते हैं यस्ती, मतलब जो वो एक स्टिक सी लगी हुई है जिसके ऊपर छत्र है, वो यस्ती कहलाती थी। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, आगे से याद रखना, ठीक है। स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया जाता था। इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। मेदी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था। मतलब इसमें जो डेकोरेशन थी वो सिर्फ आउटर पार्ट्स पे थी, इनर में कुछ नहीं था, कच्ची ईंटें थी, और डेकोरेशन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं था अंदर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ कुछ मूर्तियाँ और डिज़ाइन बनाए जाते थे। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता था। जो मैंने अभी आपको दिखाया, मेधी के पास जो रहा है वो प्रदक्षिणा पथ है, वहाँ पर ये चक्कर लगाते थे। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप एक उदाहरण है अशोक के स्तूपों में से। और दूसरा यूपी में पिपरहवा का स्तूप है, जो सबसे प्राचीनतम स्तूप है। यू कैन ऑल्सो विजिट देयर। बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए 9 स्तूपों के स्थल हैं। सबसे पहला था राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेटपीड़, पावा, कुशीनगर और पीपलीवन। ये बेसिकली यूपी और बिहार के ही प्लेस हैं, उन्हीं में ही ये सब देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं अकमेनियन या हाखामनी स्तंभों के बीच और अशोक के स्तंभों के बीच। हालांकि इन्होंने प्रेरणा वहीं से ली थी, ईरानियों से ही इन्होंने दरबार में अग्नि जलाने की वो ली थी प्रथा। ईरानी जलाते थे अपने दरबार में अग्नि, पॉजिटिव वाइब्स के लिए। तो ऐसे ही फिर मौर्य भी जलाते थे, इन्होंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी थी। तो आधार देख लेते हैं पहले अशोक के स्तंभ, और ये है हकमनी या अकमेनियन स्तंभ। अशोक स्तंभ एकाश्मुत है, यानी एक ही पत्थर पे, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, एक ही पत्थर पे बना हुआ, अर्थात इन्हें प्रस्तर के एक ही खंड से बनाया गया था, मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से। जबकि अकेमेनियन स्तंभ बलुआ प्रस्तर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाए गए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा डेकोरेट करते थे, तो उसका एक मेथड था उसके टुकड़े जोड़ने का। अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थापित कराया गया था, और अकमेनियन स्तंभ सामान्यतः राजभवनों से संलग्न थे। इन्होंने कोर्ट्स की तरह अपने स्तंभों को नहीं बनवाया, सिर्फ राजाज्ञाओं के लिए, राजभवन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए। जबकि इनके दो मेथड थे अशोक के बनवाने के। एक तो उसमें राजाज्ञाएं भी होती थी, और दूसरा उसमें कुछ ऐसी कोर्ट्स होती थी, ये निर्देशन होते थे जो प्रजा के लिए आवश्यक हैं।
अब इसमें लोकप्रिय कला के थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुहा स्थापत्य कला यानी गुफाएं, गुफाओं में इनका रोल अभी मैं आपको बताऊंगी। मूर्तिकला और मृदभांड यानी बर्तन, मिट्टी के व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मैंने आपको बर्तन बताए थे कि सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो रेडवेयर, फिर ओसीपी यानी ऑकर्ड कलर्ड पोर्ट्री, उसके बाद पीजीडब्ल्यू आया था और फिर एनबीपीडब्ल्यू आया था, नॉर्थन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर। तो मौर्य काल में जो यूज़ हुआ था वो एनबीपीडब्ल्यू है, याद रखना आप लोग, प्रचुर मात्रा में एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर ये यूज़ हुआ था सबसे ज़्यादा। इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुहा स्थापत्य कला का उद्भव देखा। चट्टानों को काटकर ही उनमें गुफाएं बनाकर और उसमें अंदर नक्काशी वगैरह करा के ये अपना इस तरह से अलंकृत गुफाओं का निर्माण करा था। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुहाओं का विहार यानी वास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। मैंने बताया था ना, विहार होता है इनका निवास स्थान, तो यहाँ पर रहकर ये अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखते थे। और ये आजीवन के लिए भी होता था, कुछ पर्टिकुलर एक टाइम फेज के लिए नहीं, ये पूरे जीवन के लिए भी होते थे। जहाँ आरंभिक गुफाओं का जैन आजीवक उपयोग करते थे, वहीं बाद में ये बौद्ध धर्म के लिए इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय को भी मानते थे। इनका जो दशरथ पोता था वो आजीवकों से भी जुड़ा हुआ था। तो ये इन्होंने दोनों ही धर्म को डिनोट किया है गुफाओं के माध्यम से। मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए थे ये गुफाएं जो हैं। मौर्य काल के दौरान ही गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें व अलंकृत द्वार थे, मतलब बहुत अच्छे मेथड से इन्हें बनाया गया था, सुंदर लगती थी बहुत। बिहार में बाराबर और नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया गया था, ठीक है। मूर्तियाँ भी, और इसके बाद जो थोड़ा सा रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। स्टे फोकस, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।